नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज एक इम्पॉर्टेंट इश्यू जो इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये हेडलाइन पब्लिश की गई है कि अगर फ्रीबीज को फिक्स नहीं किया गया इंडिया में, तो इंडिया में हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा डीपन हो जाए। देखें, जैसे जैसे इलेक्शंस अप्रोच करते हैं, स्टेट्स क्या करते हैं, फ्रीबीज बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। अगर फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट ना करो तो हो सकता है वोटर्स का जो पैटर्न है, वोटिंग बिहेवियर है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। कोई पार्टी वोटर्स को ल्योर करने के लिए क्या करती है, ये सब फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। इससे स्टेट के फाइनेंसेस बहुत बड़े स्केल पर डिस्टर्ब होते हैं, प्लस जो उनकी फिजिकल हेल्थ है वो काफ़ी निगेटिवली हिट होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इसको डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है कि अगर फ्रीबीज को फिक्स नहीं किया जाता है तो हो सकता है इंडिया में अपकमिंग टाइम्स में स्टेट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो अभी जो चल रही है, वो हो सकता है और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाए। देखें, क्लियरली इट वाज हाईलाइटेड दैट फिक्स द फ्रीबीज, इकोनॉमिक सर्वे वार्न्स एंड टेल्स हाउ। और उन्होंने ये भी क्या कहा कि किस तरीके से फ्रीबीज को एक तरीके से कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कैश ट्रांसफ़र करना भी है तो किस स्कीम्स के अंडर ये कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेट्स डिस्कस। देखें, ये क्लियरली पॉइंट आउट किया गया था कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, ये एक सेंट्रल पिलर बन गया है स्पेशली वेलफेयर पॉलिसी के लिए। अगर कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर करना चाहती है सिटीजन्स को, तो वो डायरेक्टली क्या करती है, कैश ट्रांसफ़र कर देती है। अभी कैश ट्रांसफ़र की जो स्कीम्स है बहुत लिमिटेड लेवल तक ही क्या है, एक तरीके से इफेक्टिव है। और स्पेसिफिकली इंडियन स्टेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कैश ट्रांसफ़र को मेजर टूल बना लिया है वेलफेयर का। एक तरीके से ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट कैश सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं स्पेसिफिकली टू द वीमन। इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी हाईलाइट किया है कि वीमन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स चलती हैं उनको कैश ट्रांसफ़र देना ज़्यादा प्रेफर करती है स्टेट्स। और ये एक तरीके से ये सीरियस कंसर्न रेज करती है इकोनॉमिक क्वेश्चंस की, भाई अगर ऐसे ही कैश ट्रांसफ़र चलता रहा तो स्टेट अपने जो फिजिकल है, अपना रेवेन्यू है, उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। बिकॉज स्टेट की जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड सोर्सेज से उनको रिसीट्स होती है, इनकम होती है। और इस इनकम को भी वो अगर फ्रीबीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो ज़्यादा ठीक नहीं होने वाली है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इसको क्या किया है, एक्नॉलेज किया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी। काफ़ी टाइम से ये डिस्कशन में था कि भाई इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने इसको हाईलाइट किया है, प्लस पॉइंट आउट किया है कि भाई शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अगर लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और इसका अमाउंट कितना बताया, देखिए 1.7 लाख CR फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। इसका मतलब 1.7 लाख करोड़ जितने इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टेट्स के साइड से किसको। और उनमें भी स्पेसिफिकली जो सेंट्रल पार्ट रहता है वो किसका रहता है, वीमेन सेंट्रिक रहता है। वीमेन को टारगेट ज़्यादा करते हैं बिकॉज दे कैन ईजिली बी ल्योर्ड स्पेशली फॉर द वोट्स देने के लिए इनको क्या किया जा सकता है, ईजिली अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये अपने आप में काफ़ी सीरियस पैटर्न निकल के आया। इकोनॉमिक सर्वे ने एट लास्ट इसको हाईलाइट भी किया है। हो सकता है स्टेट इसको थोड़ा सीरियस लें। तो अब देखते हैं इस फ्रीबी का मीनिंग क्या होता है। फ्रीबी का बेसिक मीनिंग होता है, गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आइदर तो फ्री ऑफ कॉस्ट और हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर, ठीक है। और वो किससे लिंक नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी से इनका कोई लेना देना नहीं होता बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई है या फिर इतनी सब्सिडाइज रेट पे दी गई है जिस पर जो कॉस्ट स्टेट को उन आइटम्स की नहीं पड़ी है। जैसे मान लो कोई यूरिया का बैग है या फिर फूड, मान लो वीट से रिलेटेड वीट डिस्ट्रीब्यूशन की कोई स्कीम चल रही है, तो 2 रुपीज़ पर केजी में गवर्नमेंट का भी प्रोक्योरमेंट नहीं होता है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से वो एक गवर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट क्या हो गई, बहुत गवर्नमेंट को अपने आप को कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म इनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। और जनरली ये सा देखा गया है, दिस काइंड ऑफ पैटर्न हैज़ बीन नोटेड, ये इलेक्शन से जस्ट पहले दी जाती है टू अट्रैक्ट द वोटर्स। इसके फाइन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के प्रपोजल्स होते हैं, वाटर जो बेसिक नीड से भी ज़्यादा हो, मीन्स बेसिक नीड का वो जो वाटर होता है दैट कैन बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट टू इज ओके। लेकिन उससे ज़्यादा वाटर जस्ट टू अट्रैक्ट द वोटर्स, फ्री टीवीज हो गई, लैपटॉप स्मार्टफोन हो गए, लोन वेवर की जो स्कीम्स है इस विदाउट और कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते और डायरेक्टली अनाउंस कर देते हैं कि भाई हम लोग इतने टारगेटेड जो ग्रुप है उन सब का क्या करेंगे, लोन वेव ऑफ करेंगे, मतलब लोन माफ़ कर देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी। और कैश ट्रांसफर विदाउट टारगेटिंग और आउटकम्स, मैं मीन्स डायरेक्टली बोल देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इन ग्रुप को मान ले डायरेक्टली बोल देते हैं कि स्टेट की हर वीमन को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, वीमन एवरी काइंड ऑफ वीमन विल गेट 10,000 रुपीज़। तो उसमें कोई टारगेटिंग नहीं है, क्या टारगेटेड ग्रुप है, क्या आउटकम्स है, कोई इंटेंडेड आउटकम, और कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया जाता, एवरी वीमन विल गेट। इसका मतलब क्या है कि ये तो कम्प्लीटली एक फ्रीबी का टाइप हो गया। इससे स्टेट के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा एक तरीके से इफेक्ट आता है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फ्रीबीज मैंने अभी डिस्कस किया था, देखिए 1.7 लाख करोड़ जितनी
फ्रीबीज का एक तरीके से क्या है अमाउंट बनता है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, ये एक फिगर था। और ये बेसिकली क्या करते हैं स्टेट के फाइनेंसेस जो हैं उस पर बहुत बड़ा एक तरीके से इफेक्ट डालता है। दीज कैश ट्रांसफर रेंजली रफली फ्रॉम देखें 0.9% टू 1.25% ऑफ स्टेट की जीडीपी। मान लीजिए जैसे राजस्थान की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, तो उसकी स्टेट का उस स्टेट की जो स्टेट की जीडीपी है उसकी वैल्यू का 1.25% जितना इनके स्टेट्स के जो फाइनेंसेस हैं उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है एक तरीके से देखा जाए तो। और कई कई स्कीम्स में तो ये देखा गया है कि स्टेट के टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर का 8% जितना, मतलब 8.26% जितना डायरेक्टली किनको जाता है, इन फ्रीबीज को जाता है। इसका मतलब स्टेट अपने रेवेन्यू को पे बर्डन लेके टू अटैक द वोटर्स, जस्ट टू अटैक द वोटर्स। अब जो वोटर को अटैक्ट करने के लिए ये स्टेट्स क्या करती हैं, फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखें मीन्स यहाँ 1.25% जितना वेटेज डायरेक्टली किसको जाता है, फ्रीबीज को जाता है। तो सर गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अदर वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जैसे मान लो हो गया हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड से रिलेटेड हो गया। तो इनके पास, स्टेट के पास ऑलरेडी रेवेन्यू सोर्सेज बड़े लिमिटेड है, और अगर इस पर एक्सपेंसेस कर देगी स्टेट गवर्नमेंट तो फिर अदर चीज़ों पे उसका एक तरीके से एक्सपेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए ज़्यादा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास बचता नहीं है। ठीक है, अब ये डेंजरस क्यों है? इकोनॉमिक सर्वे ने इसको लेके क्या व्यू दिया है? देखिए ये अपने आप में एक फिजिकल स्ट्रेस लाता है, बिकॉज रीजन बिंग ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इसको नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर माना जाता है। आइदर तो मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, ना तो इसमें गवर्नमेंट की अपनी लाइबिलिटी कम होती है, ना ही एक तरीके से गवर्नमेंट का क्या होता है कोई एसेट का क्रिएशन होता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो इससे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता ही है बेसिकली। अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। गवर्नमेंट को ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ना ही गवर्नमेंट को कोई यहाँ से सर्विस मिल रही है। और ये फिजिकल हेल्थ डेट बढ़ाता है गवर्नमेंट का। हो सकता है गवर्नमेंट को उधारी लेनी पड़ जाए इससे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू लिमिटेड रहा और फिर भी फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा स्टेट को, तो क्या हो सकता है गवर्नमेंट को उधार लेना पड़े या लोन लेना पड़े। ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ाता है। और मनी देखें अभी मैंने डिस्कस किया था अदर डेवलपमेंट के लिए, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट के पास मनी नहीं बचती। और अगर स्टेट के पास मनी नहीं बचेगी तो वो क्या करेंगे, इस तरीके की डेवलपमेंट स्टेट में ऑलरेडी हैम्पर्ड रहेगा। इससे क्या होता है, एक जो कैपिटल स्पेंडिंग होती है वो क्या होती है, क्राउड आउट हो जाती है। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, बिकॉज गवर्नमेंट उनको पता है कि फ्रीबी कल्चर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जिससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट का जो मेजर मेजर फोकस रहता है, होना चाहिए इंफ्रा, हेल्थ, एजुकेशन पे, वो क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। और इनमें प्राइवेट जो कैपिटल होती है वो अपने आप में ही इनमें कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या रहती है, हैम्पर्ड रहती है, राइट। यहाँ पर कोई एसेट या कैपिटल क्रिएशन नहीं हो रही, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया था कि इट्स जस्ट ए फ्रीबी, इट इज अल्टीमेटली देयर इज नो सच एसेट दैट इज बीइंग क्रिएटेड। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बेसिक स्पेसिफिकेशन ही यही होती है कि इसमें कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है। इट इज जस्ट कैश कंज्यूम्ड नॉट इन्वेस्टेड। कैश का जस्ट कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वोटर्स, और इसमें कोई इंटेंडेड आउटकम भी अटैच्ड नहीं होता है। और ये ना तो कोई स्किल सेट प्रोवाइड करती। देखें मान लो फ्रीबी कल्चर है, फ्रीबी कल्चर में तो एक तरीके से वर्क करने की जो टेंडेंसी होगी, मान लो अगर किन्हीं लोगों में, जनरली वर्कफोर्स या लेबर फोर्स में ऐसा क्या होना चाहिए कि भाई हम लोग स्किल सेट एक्वायर करें जिससे हमारी जॉब सिक्योर हो सके। लेकिन ये तो एक तरीके से लोगों को उल्टा डीमोरलाइज कर रही है कि आप लोगों को कोई भी स्किल एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्री बैठे फ्री भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उनकी जो स्किल्स एक्वायर करने की कैपेबिलिटी उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, राइट। और ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिटर्न को भी क्या करता है, हैम्पर करता है। ये डिपेंडेंसी कल्चर अभी हमने देखा, ये डिपेंडेंसी कल्चर को बूस्ट करता है। इट मीन्स लोग क्या करते हैं, लोगों को पता है कि भाई जैसे ही वोट्स आएंगे गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर जो हम लोगों को फ्रीबी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूशन से वो जो स्किल एक्वायर कर सकते थे, एक्वायर करनी चाहिए टू गेट द वर्क, वो अपने आप में इनकी क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। और इनकी एक तरीके से ये ऐसा देखा गया है कि फ्रीबी कल्चर में लोग क्या करते हैं, टू रिमेन अनएम्प्लॉयड वो ही ज़्यादा ऑप्शन प्रेफर करते हैं, राइट। ये इसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, देखें इलेक्टोरल इंसेंटिव क्या करते हैं, ये वोटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और बिहेवियर अगर इन्फ्लुएंस होगा तो जिस पार्टी ने ये अनाउंस किया है वो उसी के फेवर में क्या करते हैं, वोट्स कास्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म हो जाती है। लेकिन इसके लॉन्ग इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, निगेटिव है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वोटर बिहेवियर एक बार चेंज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जो अपोजिट पार्टी है जो गवर्नमेंट में नहीं है वो क्या करेगी, इसके लिए अनाउंस करेगी। और जब वो गवर्नमेंट में आ जाएगी तो उनको ये क्या करना पड़ेगा, फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और ये कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, स्टेट पार्टीज क्या करते हैं,
एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बन के ज़्यादा फ्रीबीज ज़्यादा गिव अवे देने की ट्राई करते हैं। तो इस ये फिस्कल डिसिप्लिन को लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करता है। इससे स्टेट का जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वाइडन हो जाता है। ये अपने आप में एक मॉरल हैजार्ड है। देखें, ये गवर्नमेंट यहाँ पर विदाउट क्लियर फंडिंग सोर्सेज, गवर्नमेंट के पास फंडिंग के सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि भाई हम लोग इन पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये सब फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये टैक्स अल्टीमेट बर्डन किस पे है, टैक्स पेयर पे। और गवर्नमेंट टैक्स पेयर से तो ज़्यादा लेती है, गवर्नमेंट टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट कर लेती है टू गिव द फ्रीबीज टू दीज काइंड ऑफ पर्सनस। इसे अल्टीमेटली क्या है, लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग अर्न ही क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग अर्न कर रहे हैं, हमारा जो टैक्स का जो अमाउंट है वो किसको जा रहा है, फ्रीबीज के लिए जा रहा है। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा एक तरीके से ड्रॉबैक निकल के आता है और ये फिजिकल फेडरलिज्म को इरोड करता है। अभी हमने डिस्कस किया था, स्टेट क्या करेंगे, जब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिमांड किससे करेंगे, सेंटर से। और सेंटर इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो ये बेसिकली किस में जाएंगे, डेफिसिट में जाएंगे, फिजिकल डेफिसिट में। ये फिजिकल फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के टोटली अगेंस्ट है। अब इकोनॉमिक सर्वे ने इससे रिलेटेड क्या नहीं कहा है, देखें। सम केसेज में, कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है कि ये जो कैश ट्रांसफ़र है ये बेसिकली क्या होता है, अच्छा भी कंसिडर होता है। अब किन किन केसेज में होता है, देखें। ये बेसिकली क्या होता है कि फुली एक्नॉलेज, मान लो किन किन केसेज में ये एम्पावर कर सकता है हाउस होल्ड को। देखें, हाउस होल्ड की ये चॉइस को बढ़ा सकता है, वीमन की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है। अगर वीमन फाइनेंशियली ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी, एम्पावर हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज भी काफ़ी क्या हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने पॉइंट आउट नहीं किया, बट ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर वीमन इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उन पे जो चिल्ड्रन हैं वो भी क्या हो जाएगा, उनकी एजुकेशन भी अच्छे से हो सकती है। तो ये यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है, राइट। और ये डिग्निटी वाला जो एस्पेक्ट है उसको भी यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से इग्नोर किया गया। देखें, अगर वीमन के पास कैश है और अमाउंट मनी है तो वो इसका क्या यूज़ कर सकती है, यूटिलाइजेशन के लिए, किड्स के, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए फाइनेंस करने के लिए यूज़ कर सकती है, हेल्थ, उनका हेल्थ आउटकम अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे ने क्या नहीं करी है, डिस्कस नहीं करी है। और ये स्पेसिफिकली देखें, कैश ट्रांसफ़र इस टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिवली देखा गया। मान लो जैसे कोविड 19 टाइप कोई पैंडेमिक आ गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, ऐसे टाइम में अगर कोई गवर्नमेंट कैश ट्रांसफ़र रिलेटेड कोई स्कीम चलाती है या डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देती है तो लोगों को क्या है, डायरेक्टली हेल्प भी मिलती है, रिलीफ भी मिलती है। और इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखे गए हैं कि लोग अपना क्या कर सकते हैं, हेल्थ उस टाइम अच्छी कर सकते हैं, प्लस एक तरीके से जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ केसेस में अच्छा भी देखा गया। देखें, अगर इंटरनेशनल सिनारियो की बात करो तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसका मतलब होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इनकम सिटीजन्स आर अर्निंग, उनको क्या दिया जाएगा, एक मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने इसका टोटली अपोज किया था। बट इंडिया इज़ बेसिकली डेवलपिंग काइंड ऑफ कंट्री और यहाँ पे लोग क्या है, इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज इसके काफ़ी कम और काफ़ी लिमिटेड हैं और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट। सो स्टेट यहाँ इकोनॉमिक सर्वे ने वार्न किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और स्टेट को क्या करना चाहिए, इससे लर्न करना चाहिए कि भाई हम लोगों को बहुत ही फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन द फिजिकल डिसिप्लिन, हम लोगों को बहुत वाइजली एक्सपेंड करना चाहिए। स्पेसिफिकली देखें, अगर एक पार्टी ये करेगी तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग में आने के लिए वो भी अनाउंस करेगी। इसे बेसिकली अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्टेट की फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब ही होती है और अल्टीमेटली वोटर का पैटर्न भी उसी साइड ओरिएंटेशन में चला जाता है कि जो हम लोगों को ज़्यादा फ्री बीज देगा हम लोग उसको वोट करेंगे। सो लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप और इंडिया के एक तरीके से इलेक्टोरल बिहेवियर के लिए भी इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हम लोग ऐसे ही इश्यूज़ को डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। डू सब्सक्राइब द भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू।